हूती विद्रोही भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन मानते हैं और सऊदी अरब से भी नफरत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने ही हूतियों पर हमला किया था। ईरान लगातार हूती विद्रोहियों की हथियारों से मदद करता रहा है। जैसा मैंने आपको कहा, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग। हूतियों के पास इस समय आधुनिक लेटेस्ट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। 28 मार्च को इजराइल पर किया गया उनका हमला हूतियों की मिसाइल्स की ताकत को दिखाता है और एक अनुमान के मुताबिक इस संगठन में लगभग 2 लाख फाइटर्स हैं। संख्या देख लीजिए आप, 2 लाख फाइटर्स इसके पास हैं। हूती विद्रोहियों ने खुद को किसी देश की आर्मी की तरह संगठित किया है और वो अपनी मिलिट्री परेड भी निकालते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 100 से लेकर 300 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 50 से लेकर 150 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 50 से लेकर 100 क्रूज मिसाइल्स भी इनके पास हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। हूती विद्रोहियों को ज़्यादातर हथियार ईरान से मिले हैं। इसके अलावा तस्करी के जरिए भी ये हथियार रशिया, चीन और उत्तर कोरिया से आते हैं। इसलिए इनके पास कितने हथियार हैं इसका किसी के पास कोई सटीक अनुमान नहीं है, लेकिन आज हूती विद्रोहियों के पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनसे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हूती विद्रोहियों की कमाई मुख्य तौर पर उनके नियंत्रण वाले इलाकों में टैक्स और ज़बरदस्ती वसूली से होती है। वो यमन के बंदरगाहों पर आने वाले सामानों से भारी टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा उन्हें ईरान जैसे देशों से भी पैसा मिलता है और मदद मिलती है और इस पैसे से ही वो हथियार खरीदते हैं और फिर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हैं। हूतियों की ताकत का अंदाज़ा उनके इससे पहले लड़े गए युद्धों से आपको पता चलेगा। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक यमन में गृह युद्ध चला और इस दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व में 10 देश मिलकर भी हूतियों को यमन से बेदखल नहीं कर पाए। 7-8 साल की लड़ाई के बाद भी हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर अपना कब्जा जारी रखा। फिर वर्ष 2023 और 24 में हूतियों ने रेड सी में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले शुरू किए। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूती विद्रोहियों ने 150 से ज़्यादा हमले किए थे। वहां पर शिप्स का निकलना मुश्किल कर दिया था और इसी की वजह से सुएज कैनाल से व्यापार प्रभावित हुआ और इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूतियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन वो हूतियों को यमन से तब भी नहीं भगा पाए, यानी ये अमेरिका के कब्जे में भी नहीं आए। पिछले साल मार्च में अमेरिका ने यमन के हूती लड़ाकों पर एक हवाई हमला किया था। करीब 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स और 5 आधुनिक ड्रोन्स नष्ट हो गए। उस समय हूती लड़ाके रेड सी में पश्चिमी देशों के व्यापारिक समुद्री जहाज़ों पर हमला कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने इन पर हवाई हमले किए, लेकिन इस ऑपरेशन पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका हूती के फाइटर्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया और आखिरकार अमेरिका ने उनके साथ समझौता करके अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। तो सोचिए, हूतियों के साथ अमेरिका को समझौता करना पड़ा और फिर ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये जो पुराने युद्ध हूतियों ने लड़े हैं, इनसे पता चलता है कि अमेरिका सहित कई देश मिलकर भी आज तक हूतियों का सफाया नहीं कर पाए और हूतियों के इस युद्ध में शामिल होने से एक और मोर्चा अब खुल गया है। अभी तक पूरी दुनिया हॉर्मूज के बंद होने से परेशान थी, लेकिन अब रेड सी के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होने की आशंका बढ़ गई है। इसके एक हिस्से से सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और दूसरे हिस्से से हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है और रेड सी और अरब सागर को बाब अल मंदेब स्ट्रेट आपस में जोड़ता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ही है। रेड सी में जिस जगह पर यह रास्ता है उस इलाके में हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है और वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमला कर सकते हैं। रेड सी के इस रास्ते के जरिए लगभग 12 से 15% अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है और इस रास्ते से दुनिया का लगभग 9% कच्चा तेल और 8% LNG गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का ये सबसे तेज समुद्री मार्ग है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद ये उम्मीद थी कि रेड सी के रास्ते व्यापार बढ़ेगा और सऊदी अरब इस रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई बढ़ा देगा और पूरी दुनिया में थोड़े लंबे रास्ते से ही सही, लेकिन रेड सी के जरिए काम चलता रहेगा। लेकिन अब ये रास्ता भी हूतियों की वजह से
बंद हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इजराइल पर हूती हमले के बाद फिर से कच्चा तेल आज $110 प्रति बैरल पर आ चुका है। सऊदी अरब को एशियाई देशों को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए पहले अब सुएज कैनाल पास करना होगा और फिर द केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना होगा, और इसकी वजह से समय और खर्च दोनों ही बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इसलिए तेल जब आप तक पहुंचेगा, यानी दुनिया तक पहुंचेगा, तो समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और महंगा भी बहुत हो जाएगा। तो यह है हूतियों की कहानी। अब हूती इस युद्ध में प्रवेश कर गए हैं और अब वो ईरान की सेना के पीछे खड़े होकर ईरान का साथ दे रहे हैं। जब से यह युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे खाड़ी के ज्यादातर देश इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं और अब हूती संगठन भी ईरान के पक्ष में इस युद्ध में शामिल हो गए। हिजबुल्लाह पहले से ही ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले कर रहा है और इस तरह से धीरे धीरे अब इस युद्ध का विस्तार हो रहा है, ये युद्ध फैल रहा है और आने वाले दिनों में यह संभव है कि हूती और हिजबुल्लाह की तरह हमास भी ईरान के पक्ष में इस युद्ध में उतर जाए, जबकि यूएई, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इस तरह से ये युद्ध रुकने के बजाय अब कई महीनों तक बढ़ भी सकता है और आज इसीलिए हमने आपको 3H की कहानी सुनाई और वो 3H हैं हिजबुल्लाह, हूती और हमास, और ये तीनों ही ईरान के लिए लड़ रहे हैं।